Hello and welcome to Commerce and Management Mantra. Our today's topic is resource-based approach of internal analysis or VERO analysis. VERO analysis क्या है? Before understanding this resource-based approach of internal analysis, let's understand VERO analysis first. VERO analysis क्या होता है? जब हम VERO analysis की बात करते हैं तो हम विरीन का टर्म सामने आता है. जो विरीन है ये बाने ने 1991 में डिफाइन किया था. इसी में थोड़ा अमेंडमेंट करके वीरो टर्म बनाया गया. इसका यूज वीरो टर्म का यूज होता है रिसोर्स बेस्ड अप्रोच में, जो कि बेसिकली इंटरनल एनालिसिस के लिए होती है. इन दोनों एनालिसिस में एक चीज कॉमन है, ये दोनों रिसोर्स का इवेल्युएशन करती है कि कौन से रिसोर्स हमारे फाइनल प्रोडक्ट के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं. सो बेसिकली ये वैल्यू क्रिएशन का एक टूल होता है कि हमारे सारे रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट में कितना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है. जैसा कि हम जानते हैं और आगे हम अजम्पशंस में पढ़ेंगे भी कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं और इमोबाइल होते हैं. सो ये क्रिटिकल होता है, ज़रूरी होता है इन अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अगर ये बहुत ज़रूरी स्टेप है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी कंपनी के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए कि उनके जो रिसोर्सेज हों वो हेट्रोजीनियस हो, मतलब सारी कंपनीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो, उनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो और इमोबाइल हो, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ना हो. द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दैट आंसर यस टू ऑल द क्वेश्चन आर सस्टेन्ड इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यहाँ हम देखेंगे चार्ट में जितनी भी चीजें यस को पॉइंट कर रही हैं, जैसे यहाँ पे हमने यस देखा, यहाँ पे यस हो गया, ये यस हो गया. यस डिनोट करता है कि हम आगे एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं, जबकि नो का मतलब है नो डायरेक्ट पॉइंट करता है कि ये डिसएडवांटेज है, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं देगा, ये डिसएडवांटेज देगा. तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं वैल्यूएबल. वैल्यूएबल मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनल प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है तब तो हम रेयर पे जाएंगे, तो फिर हम रेयर पे जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेंगे. अगर ये वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज क्रिएट करेगा. अगेन हम वही चीज देखेंगे, ये रेयर है. रेयर मतलब किसी भी कंपनी के लिए इसको ऑब्टेन करना, इसको एसिमिलेट करना इजी है या नहीं है. अगर ये इजी नहीं है तो अगेन ये कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज क्रिएट करेगा. हमारा कंपटीशन भी, हमारा जो कंपटीटर है वो भी इसको इजीली असेस कर लेगा. अगर कोई भी चीज इजीली असेसिबल है तो वो सबको ही ले सकता है ना. सो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ से क्रिएट किया उसने. बट अगर ये रेयर है, इसकी जो पॉसिबिलिटीज है इसको बनाने या एसिमिलेशन की जो टेक्निक है वो रेयर है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉस्टली टू इमिटेट. उसको नकल कर पाना, उसको कॉपी कर पाना, उसको डुप्लीकेट करना इजी है या नहीं है. अगर इजी नहीं है, अगेन इट विल क्रिएट डिसएडवांटेज फॉर कंपनी. बट इफ इट विल बी इजी, अगर इजी है so again it will create competitive disadvantage for company. but if it is not easy to imitate, अगर easy नहीं है imitate कर पाना, उसको duplicate copy बना पाना, then organization will also generate its competitive strength. and we will move to our next step, that is organize to capture value. क्या ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई हैं, इस तरीके से बनाई गई हैं जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जनरेट कर पाए ये फाइनल प्रोडक्ट के लिए या नहीं. अगर कर लेता है तब तो हम इसको कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मानेंगे, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, तब तो हम इसको ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बोलेंगे. और अगर ये नहीं कर पा रहा है तो हम इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलेंगे या फिर टेम्पोररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलेंगे. अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है तो इसको हम टेम्पोररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलेंगे. तो भी कोई भी कंपनी टेम्पोररी वे में नहीं काम कर सकता. जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भी अगर वो कॉस्टली है, इमिटेट करने के लिए कॉस्टली नहीं है, वो इजिली इमिटेट किया जा सकता है, उसके इजिली डुप्लीकेशन निकाला जा सकता है, तो वहां पे भी टेम्पोररी एडवांटेज है, वो आज के लिए कल नहीं होगा. Now move to our core topic, that is resource based review.
दिस एनालिसिस इज बेसिकली फॉर इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस, ये इंटरनल इन्वायरमेंट के एनालिसिस के लिए होता है। रिसोर्स बेस्ड व्यू इज डेवलप्ड बाय वाटरफेल्ड, बार्ली, प्रहलाद एंड हैमल इन 1980 एंड 1990। रिसोर्स बेस्ड वैल्यू जो है ये क्रिएट किया गया है, व्यू जो है वो क्रिएट किया गया है वाटरफेल्ड द्वारा, बार्नी द्वारा और प्रहलाद द्वारा। प्रहलाद एंड हैमल बोथ वर वर्किंग टुगेदर। तो डिफरेंट जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने इसको थोड़े थोड़े अमेंडमेंट करके, बेसिक कुछ और था उसमें थोड़े थोड़े अमेंडमेंट करके बेसिकली 1980 से 1990 के बीच में इसको डेवलप किया। रिसोर्स बेस्ड व्यू एक अप्रोच है टू अचीव कम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए। द सपोर्टर ऑफ दिस व्यू आर्ग्यूज दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड लुक इनसाइड द कंपनी टू फाइंड द सोर्सेस ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज। जो इसके सपोर्टर्स थे वो ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले तो अपने अंदर देखना चाहिए कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फॉर इट, रादर देन लुकिंग एट कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। बाहर के इन्वायरमेंट को देखने से पहले अपने लिए देखना चाहिए, बाहर के इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस ना करके हमको इस पे फोकस करना चाहिए कि हम कैसे अपनी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अजम्पशंस ऑफ रिसोर्स बेस्ड व्यू। रिसोर्स बेस्ड व्यू के दो ही अजम्पशंस हैं। फर्स्ट वन, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, रिसोर्स हेट्रोजेनिटी। रिसोर्स हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि इवन व्हेन फर्म्स हैव सिमिलर रिसोर्सेज, अगर फर्म के रिसोर्सेज सिमिलर भी हैं, द वे इन विच दे आर बंडल्ड टुगेदर कैन क्रिएट रिसोर्स डाइवर्सिटी दैट डिलीवर्स अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर रिसोर्सेज आपकी कंपनीज के या फिर आपके और आपके कंपटीटर्स के सिमिलर भी हैं, तो हमने अपने रिसोर्सेज को बंडल ऐसे किया हुआ है कि वो रिसोर्स डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। वो कंपटीटर के रिसोर्सेज से एक डाइवर्सिटी, एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जो कि हमारे लिए कंपटीटिव एडवांटेज होता है, जो कि इजी नहीं होता है इमिटेट कर पाना, मतलब डुप्लीकेट उसका बना पाना। नेक्स्ट सेकंड अजम्पशन कहता है कि रिसोर्स इमोबिलिटी के बारे में बात करता है। सेकंड अजम्पशन is the unique resource of the firm that generate competitive advantage are likely to be incurred or developed by other firm due to cost factors। सेकेंड फैक्टर ये कहता है कि रिसोर्स इमोबिलिटी है, रिसोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो यूनिक रिसोर्सेज जो कंपनी के लिए एडवांटेज क्रिएट करते हैं, उनको अक्वायर करने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है ड्यू टू कॉस्ट फैक्टर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट अकर्ड कर देते हैं किसी दूसरी कंपनी को उसको अक्वायर करने के लिए। दिस इज रिसोर्स बेस्ड व्यू। रिसोर्स बेस्ड व्यू डायग्राम जो है वो बेसिकली टेंजिबल्स और इंटेंजिबल असेट के बारे में बात करता है। टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? जो असेट्स हमको, जो रिसोर्सेस हमको दिखाई दे रहे हैं, दैट आर टेंजिबल असेट्स। जो इंटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो इंटेंजिबल है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज बेस्ड व्यू में रिलाइज ऑन रिसोर्सेज, ये रिलाई करता है उन रिसोर्सेज पे जो टेंजिबल या इंटेंजिबल नेचर के होते हैं। दैट मस्ट बी, जो होना चाहिए, मतलब यहाँ पे अजम्पशन की बात की गई है, जो होना चाहिए हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब सारी कंपनीज वाइज डिफर होना चाहिए। एंड इमोबाइल, और इमोबाइल होना चाहिए। इमोबाइल मतलब दैट कैन नॉट इजली मूवेबल एंड हैव वीरो एट्रीब्यूट टू बिकम। वीरो एट्रीब्यूट में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी कि वीरो एट्रीब्यूट देख लेते हैं हम यहाँ पे। वैल्यूएबल होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, कॉस्टली टू इमिटेट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज टू कैप्चर वैल्यू होना चाहिए, जिससे कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करें। तो बेसिकली वीरो फैक्टर पे जितने भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं, उन्हीं का हम यहाँ पे रिसोर्स बेस्ड व्यू करते हैं और उन्हीं से हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं। रिसोर्स बेस्ड व्यू में ये जो टेंजिबल असेट्स है, पहले इसको समझते हैं। वी विल डिस्कस दिस फैक्टर्स वन बाय वन। टेंजिबल असेट्स आर द थिंग्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड कैपिटल। टेंजिबल मतलब जो दिख रहे हैं हमको। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? लैंड आता है, बिल्डिंग आता है, मशीनरी आता है, इक्विपमेंट्स आते हैं, कैपिटल आते हैं।
Physical resources can easily be brought in the market, so they can confer little advantage to the company in long run, because rivals can soon acquire the identical assets. जो टेंजिबल असेट्स होते हैं वो बहुत इजीली कॉपी किए जा सकते हैं, क्योंकि टेंजिबल चीजें जो होती हैं वो दिख रही होती हैं, उनको मार्केट में लाया जा सकता है। अगर मार्केट में लाया जा सकता है तो कंपटीटर्स इजीली उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसका टेंजिबल असेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने में बहुत ही कम है। रादर देन इंटेंजिबल असेट्स की बात करें, आर एवरीथिंग इज दैट आर नो फिजिकल प्रेजेंस, जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बट कैन स्टिल बी ओन्ड बाय कंपनी, लेकिन कंपनी ने ओन किया हुआ है, जैसे कि ब्रांड की रेपुटेशन हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गई, एंड आर ऑल इंटेंजिबल असेट्स। ये जितनी भी चीजें हैं सारी इंटेंजिबल असेट्स हैं। अनलाइक फिजिकल रिसोर्सेज, जैसे कि फिजिकल रिसोर्सेज में होता था, वैसे ब्रांड रेपुटेशन इज बिल्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम के टर्म पे बनता है। किसी भी ब्रांड की रेपुटेशन डे बाय डे बढ़ती ही जाती है, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप थोड़े दिन में या फिर ओवरनाइट आप ब्रांड की रेपुटेशन नहीं बढ़ा सकते हो, एंड इज समथिंग दैट अदर कंपनीज कैन नॉट बाय फ्रॉम द मार्केट। और ये एक ऐसी चीज है कि कंपनी आपके कंपटीटर्स मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं। इंटेंजिबल रिसोर्सेज यूजुअली स्टे विद इन द कंपनी, ये कंपनी के अंदर होती हैं, एंड आर मेन सोर्सेज ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करती हैं, और किस तरीके का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करती हैं? सस्टेनेबल, मतलब जो लॉन्ग रन में सस्टेन करें। हमको यहाँ पे टेम्प्रोरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात नहीं कर रहे हैं। टेम्प्रोरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसा हमने वीरो एनालिसिस में देखा, अगेन कम टू दिस ग्राफ, वीरो एनालिसिस में हमने देखा कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी कॉस्टली टू इमिटेट है, वो कॉस्टली है डुप्लीकेट करने में, तब तो हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं। फर्दर मतलब ऑर्गेनाइज टू कैप्चर वैल्यू पे जाते हैं। अगर नहीं करता है इट मीन्स कि वो हमें टेम्प्रोरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है। तो वी डोंट हैव टू गो इन दिस टेम्प्रोरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वी हैव टू बिल्ड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Now let's talk about two crucial assumptions of RBV. रिसोर्स बेस्ड वैल्यूज के दो क्रूशियल assumptions हैं, जैसा कि हम स्लाइड 1 से पढ़ते आ रहे हैं, उनको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। फर्स्ट assumption बात करता है हेट्रोजेनिटी के बारे में, सेकेंड assumption बात करता है इमोबाइलिटी के बारे में। हेट्रोजेनिटी क्या है? द फर्स्ट assumption इज दैट skills, capabilities and other resources that organization possess differ from company to company. फर्स्ट assumption बात करता है कि जितनी भी स्किल्स या कैपेबिलिटीज या दूसरे रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाने पर डिफर कर रहे हैं। इफ व्हाट वन कंपनी वुड डू, अगर जो एक कंपनी कर रही है द अदर कंपनी वुड डू सेम, अगर वो सेम चीज है वो चीज कर रही है, सेम रिसोर्सेज उसके पास हैं, देन दिस सिनेरियो इज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो ये जो सिनेरियो होगा ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि सब कुछ सेम रहता है, हमारे प्रोडक्ट्स भी सेम है, हमारी स्ट्रैटेजीज भी सेम है, बट ये भी हम पढ़ते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन रियल वर्ल्ड पे एग्जिस्ट नहीं करता है। येट रियल वर्ल्ड मार्केट आर फॉर फ्रॉम परफेक्टली कैपिटल, ये परफेक्टली कैपिटल से बहुत दूर है। देयरफॉर आरबीवी अज्यूम्स दैट, इसीलिए रिसोर्स बेस्ड वैल्यू अज्यूम करता है कि कंपनीज कैन अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय यूजिंग देयर डिफरेंट बंडल ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए रिसोर्स बेस्ड व्यू लाया गया कि डिफरेंट रिसोर्सेज और उनको एक साथ बंडल करके जो रिसोर्स का डाइवर्सिटी हम क्रिएट कर रहे हैं उससे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं एप्पल और सैमसंग का। एप्पल सैमसंग से डिफरेंट क्यों है? ये एप्पल और सैमसंग एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कैसे दो कंपनीज सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करके भी इतने ज्यादा डिफर कर सकती हैं ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे।
और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस की भी बात करें तो जब सेम इंडस्ट्री में है तो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स डिफर नहीं करते हैं, बट इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या मेजर चेंजेस हैं जो एप्पल ने अडॉप्ट किए हैं और जो सैमसंग को नहीं मिल पाएंगे या फिर सैमसंग उसको इमिटेट नहीं कर पा रहा है, डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा है। एप्पल competes with Samsung in tablet and smartphone market. एप्पल सैमसंग को compete कर रहा है स्मार्टफोन और टैबलेट मार्केट में, वेयर एप्पल सेल इट्स प्रोडक्ट एज मच हायर प्राइस। एप्पल अपने प्रोडक्ट को बहुत ही हाई प्राइस पे कर रहा है, सेल कर रहा है, एंड एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट ये है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। वाई सैमसंग डज नॉट फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी, क्यों वो सेम स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर पा रहा है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सिंपली बिकॉज सैमसंग डज नॉट हैव द वैल्यू ऑफ सेम ब्रांड रेपुटेशन। उसकी जो ब्रांड की रेपुटेशन है वो वैसी नहीं है जैसी एप्पल ने बना रखी है, और इज कैपेबल टू डिज़ाइन यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइक एप्पल डज। और ये इतनी कैपेबिलिटी इसके अंदर नहीं है, इसके रिसोर्सेज वैसे बंडल नहीं किए गए हैं जैसे एप्पल ने किए हुए हैं, और जैसे वो यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उस रिसोर्सेज से, वैसे ये नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा हेट्रोजेनिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होती हैं। सैमसंग और एप्पल सेम इंडस्ट्री में होने के बाद भी इतना ज़्यादा उनके प्रॉफिट में डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उनके रिसोर्सेज डिफरेंट है, उनकी जो ब्रांड इमेज, जब हम रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ टेंजिबल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनटेंजिबल असेट्स की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम ब्रांड वैल्यू की बात यहाँ पे की हमने कि सैमसंग की जो ब्रांड वैल्यू है वो एप्पल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो ब्रांड वैल्यू क्या है? ब्रांड वैल्यू इंटेंजिबल असेट है। नेक्स्ट वन इज इमोबिलिटी। द सेकेंड assumption ऑफ RBV इज दैट रिसोर्सेज आर नॉट मोबाइल। रिसोर्सेज मोबाइल नहीं है, इजिली मूवेबल नहीं है, एंड डू नॉट मूव फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। और ये कंपनी टू कंपनी मूव नहीं करते हैं, एटलीस्ट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में तो नहीं करते हैं। ड्यू टू दिस इमोबिलिटी, इस इमोबिलिटी की वजह से कंपनीज कैन नॉट रेप्लीकेट राइवल्स। ये इसी इमोबिलिटी की वजह से कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने राइवल्स को रेप्लीकेट मतलब इमिटेट, उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं, एंड इम्प्लीमेंट द सेम स्ट्रैटेजी, और सेम स्ट्रैटेजी को नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। इंटेंजिबल रिसोर्सेज इंक्लूड सच एज ब्रांड इक्विटी, प्रोसेस, नॉलेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर यूजुअली इमोबाइल। टेंजिबल्स को एक बार के लिए हम मोबाइल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं वो इमोबाइल इन नेचर होती हैं, उनको ईजिली मूवेबल नहीं होती हैं, उनको मूव नहीं किया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे अहेड।